सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है हर्ष। ये कुंडली आई है भरूच गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में सनातन वैदिक आर्य हिंदू का सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो मनुस्मृति से आता है। ये वेद के समतुल्य है। और इसमें भगवान मनु ने बात कही कि सरस्वती नदी से लेकर के घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त देश के नाम से जाना जाता है, जिसके निवासी सदाचार का पालन करते हैं और परंपराओं में विश्वास करते हैं। उसके ठीक नीचे ही पंक्ति में भगवान मनु ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचालाह शूरसेनकाः एषः ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मा वर्तात अनंतरः। यहां लिखा है कि ब्रह्मावर्त से ही सटा हुआ ब्रह्मर्षि देश है, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र आते हैं, मत्स्य देश आता है, पांचाल आता है, कान्यकुब्ज भी उसे कहा जाता है, और शूरसेन आते हैं। इनके जो सदाचार के नियम हैं वो ब्रह्मवर्त देश से थोड़े कम हैं, 19 हैं। सदाचार पालन करने में जो ब्रह्मवर्त देश के लोग हैं उनसे सदाचार पालन करने में ये जो शूरसेन, पांचाल, कुरुक्षेत्र और कान्यकुब्ज आदि क्षेत्र हैं, इनके जो पालन की स्थिति है वो उनसे थोड़ी 19 है, 20 नहीं है, 19 है। आप समझ गए होंगे। अब आइए विषय पे लेके आता हूं। इनका जन्म हुआ ज्येष्ठ माह में, इस वजह से स्वभाव में थोड़ी गर्मी रहेगी। हालांकि व्यक्ति अपने क्रोध पे नियंत्रण करने वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरायण में जन्मे होने से, उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति के पास सूर्य का बल रहेगा, मतलब उसके पिता माता का सुख उसे मिलता रहेगा। ग्रीष्म ऋतु के शनिवार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, ग्रीष्म ऋतु शुक्ल पक्ष मतलब मृदुभाषी, अपना काम निकालने के लिए व्यक्ति सीधी बात भी करता है। शनिवार के जन्मे होने से मोटे नख, मोटे बाल और दाढ़ी और बालों का शौकीन और थोड़ा दुखी होता है, ऐसा। साथ ही साथ उसके पास जो इच्छाएं होती हैं उसकी कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी इच्छाएं पूरी होने में संकोच होती रहती है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को सरकारी नौकरी में दिक्कत भी होती है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को जीवन में सगे संबंधियों से, माता पिता से भी थोड़े बहुत कष्ट मिलते रहते हैं। हालांकि ध्रुव योग में जन्मे होने से व्यक्ति के पास अपनी बातों पे टिक करके रहने और काम करने का योग बनेगा। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में धर्म का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, बुद्धिमता, तार्किकता, समझदारी और अलौकिक शक्तियों को समझने की शक्ति व्यक्ति में है। इसके साथ साथ राक्षस वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में क्रोध, अपमान सहने की शक्ति नहीं और कई बार वैमनस्व का भाव, उद्वेगी स्वभाव भी होता है। कुंडली धनु लग्न की बनी, ये गर्म कुंडली है। लग्न के गर्म कुंडली मतलब ये ऐसी कुंडली है जो मूलतया धर्म भाव की राशि है, लग्न में बनी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में ही धर्म समाहित होगा। और लग्नेश चतुर्थ भाव में अकेले बैठे हैं, आगे शनि, पीछे केतु के कारण शुभकर्त्री, तो दिमाग गर्म और दिमाग में एक जगह स्थिरता नहीं होती, वो बार बार उटपटांग हरकतें करता रहता है। और हालांकि व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति और माता पिता का सुख और मेंटल पीस है, पर उसमें थोड़ी सी घबराहट भी होती है। दशम भाव के अधिपति का छठवें भाव में जाना, अपने पूर्वजों से संबंधित कोई भी काम व्यक्ति को करना चाहिए जो आपके पूर्वज करते आए हैं। मंगल के साथ बैठने से पिता को सुख मिलता है और पिता का बल बढ़ता भी है। इसके साथ साथ व्यक्ति स्वयं भी पराक्रमी होने के साथ साथ जुझारू प्रवृत्ति का होता है। यहीं पे सूर्य बैठ करके व्यक्ति को पेट का रोगी भी बनाएंगे और कई बार धन से संबंधित चिंताएं व्यक्त करते हैं। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति को कुटुंबजनों से नुकसान भी होता है और कई बार बेवजह की चिंताओं में व्यक्ति समाहित करता रहता है खुद को। अष्टम भाव में चंद्रमा है। पहले ग्रह स्थिति बता दूं तो धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश चतुर्थ स्थान में, पाप कर्तरी में है। धन भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से चिंताएं रहती हैं। तृतीय भाव में केतु का बैठना व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से सुख मिलता रहता है।
हालांकि वो कम ही है। चतुर्थ भाव में गुरु हंस योग का निर्माण करेंगे, पर चंद्रमा पापक हैं, इस वजह से वो संपूर्ण नहीं होगा। पंचम भाव में शुक्र और शनि, नीच के शनि के साथ शुक्र का बैठना, जो इस कुंडली के लिए सामान्यतया एकादशवें और छठवें भाव के अधिपति होकर के, पापी भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को पाप युक्त करेंगे। पाप ग्रह की राशि बनी, पाप भाव का अधिपति बैठा और पापक ग्रह के संग बैठा। इस कुंडली में सामान्य ग्रह वहां बैठे हैं, बहुत अच्छे ग्रह वहां नहीं बैठे हैं। इस वजह से एजुकेशन में दिक्कत होती है। कई बार व्यक्ति पढ़ता कुछ और है, करता कुछ और है, और कई बार इधर उधर घूम फिर करके धन कमाने का योग लगता है। अपने काम से उसे संतुष्टि मिलेगी, इस वजह से खुद का काम करना चाहिए। छठवें भाव में बुध, मंगल और सूर्य के बैठने के कारण धन से संबंधित, वाणी से संबंधित चपलता, चंचलता और रूखापन सामान्य बात होगी। सातवें भाव के अधिपति का छठवें में जाना आर्थिक विपन्नता दूर करे, ससुराल से सुख मिलता है, पत्नी का सुख भी मिलता है। और यहाँ चंद्रमा अष्टम भाव में व्यक्ति का रिसर्च, व्यक्ति का ज्ञान, गूढ़ और रहस्यमयी चिंतन को समझने वाला और व्यापारिक गतिविधियों में लीन रहने के साथ साथ सुंदर व्यापारी होता है। इसके साथ साथ उसका स्वभाव बड़ा ही निर्मल होना चाहिए। कई बार चूंकि चंद्रमा पापक हैं, पर गुरु की दृष्टि है, आगे राहु बैठे हैं और ठीक 4 घर पीछे शनि और शुक्र बैठे थे। चंद्रमा के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, अपनी राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास पाप और पुण्य में से पुण्य का फल ज्यादा मिलेगा। अगर वो जो कोई भी काम करेगा उसको 100% परिणाम यही भोगना पड़ता है। नवम भाव में राहु का सिंह राशि को बैठना व्यक्ति को भाइयों से कष्ट होता है। धनवान तो किसी भी तरीके से व्यक्ति को बना देता है, मेहनती तो खूब बना देता है, पर चरित्र और चिंतन पे में से चिंतन गड़बड़ हो जाती है। और कई बार व्यक्ति जितनी ऊर्जा जिस काम के लिए लगाना चाहिए उतनी नहीं लगा पाता। राहु का प्रभाव लग्न पे और मंगल का प्रभाव लग्न पे, ये दोनों ही स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में उद्वेगीपन का स्वभाव डालने वाली हैं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का धन में जाना सूर्य के साथ, जो इस कुंडली के सुखेश होते हैं, बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि में चंद्रमा का बैठना और धन भाव में चंद्रमा के अधिपति मतलब सूर्य का बैठना, ये बहुत अच्छा होगा। लग्नेश और सुखेश का व्यक्ति की कुंडली में धन भाव में बैठना बहुत अच्छा है। व्यक्ति की कुंडली में रोजगार के योग बने हैं, पर वो यहाँ पे गुरु और राहु के कारण कई बार उसमें भेद भी पैदा होगा। भाग्य भाव में सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना व्यक्ति को अपने से बड़ों का सुख मिलता रहेगा। धन भाव में सूर्य और शुक्र का बैठना धन कंफ्यूजन से युक्त होकर के आता है और कम से कम उसके खर्चे पानी चल जाते हैं। हालांकि वो तिकड़मी और कंफ्यूज रहने वाला भी है। लग्न में ही शनि राहु केतु का प्रभाव रहेगा, गुरु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति को सरकारी नौकरी का सुख भी यहाँ मिल रहा है, हालांकि वो भी कम है। ये बात इतनी है। नवमांश कुंडली में अगर देखें तो गुरु का राहु के संपर्क में जाना ये दाम्पत्य में भेद पैदा करता है। दशम भाव में सूर्य और शनि का बैठना ये भी बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से पत्नी कई बार कमजोर ना आए और आपके चालूपन से वो प्रभावित न हो जाए और आपको कई बार कष्ट देने न लग जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे शुक्र पंचम भाव और चंद्रमा को दाम्पत्य में पत्नी सुंदर मिलती हैं, पर मतभेद जाहिर रहे। यहाँ पे छठवें भाव में बुध और केतु का बैठना और 7वें भाव के अधिपति मित्र की राशि में है, हालांकि सन्निकट होने से और भी मित्रवत हो जाएंगे। इस वजह से दाम्पत्य में विवाह विलंब से तो नहीं होगा, परंतु एक बात है कि व्यक्ति को विवाह का सुख मिल जाता है। पत्नी थोड़ी ऊंची उम्र की मिलती है, ऊंचाई भी उनकी रहती है कदकाठी में, ये इतनी सी बात है। कृशकाय शरीर वाली होती हैं, सांवली सूरत वाली हो जाती हैं। विवाह किसी से भी करना हो तो मेष राशि के जातक बहुत अच्छे रहेंगे। कर्क राशि की जातिकाएं मतलब जातिकाएं क्षमा करें, कर्क राशि और मेष राशि की जातिकाएं बहुत अच्छी रहेंगी। इसके अतिरिक्त कन्या राशि भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस कुंडली के लिए 12 अंक या 12 तारीख बहुत अच्छा रहे। या अंक बता दूं तो सबसे बढ़िया इस कुंडली में 5 बहुत अच्छा है, 12 से मतलब 3 और 5 में से 5 बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए राशि मेष, सिंह और तुला बहुत अच्छी रहे। धन कमाने के लिए आपको उत्तर और पूर्व दिशा में से पूर्व दिशा चुनना चाहिए। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में जो बात बनेगी उसके आधार पर उत्तर पूर्व और पूर्व दोनों ही दिशाएं, उत्तर और पूर्व का कोना या तो सिर्फ पूर्व बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पे इस कुंडली में दवाइयां मघा नक्षत्र में न ले, बाकी दान मघा में न करें, अश्लेषा में न करें। और रोहिणी बहुत अच्छा रहे, अश्विनी बहुत अच्छा रहे, पूर्वा भाद्रपद बहुत अच्छा रहे,
उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, रोहिणी, मृगशीरा, पुष्य, पुनर्वसु और श्रवण, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी भी काम को करने के लिए। अब आपको मैं आपकी कुंडली में नक्षत्रों पे बात कर लेता हूँ। सूर्य आपकी कुंडली में आपको इमोशनल बना रहे हैं और थोड़े से रक्त से संबंधित बीमारियों को देने वाले भी बन रहे हैं। चंद्रमा का बल आपकी कुंडली में हमेशा है, पर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास सरल स्वभावों का रक्षक बना रहा है और कई बार व्यक्ति को मामा मामी से सुख भी देने वाला, हालांकि कम पर ठीक ठाक है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव आपकी कुंडली को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और समझदार बनाने के साथ साथ तार्किक भी बना रहा है। दुश्मनों से कभी भी डरने की कोई बात इस कुंडली में नहीं है। कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आप घर में घुस करके मार देंगे पर कोई आपको पकड़ नहीं सकता। ये बुध और मंगल का प्रभाव है। गुरु के बाद आपकी कुंडली में बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। उनको बल देने की आवश्यकता है। सरलता, व्यवहारिकता, गुण दोष को समझना, अपने अंदर और भी चारित्रिक दोषों को मुक्त करना, अपने आप को और भी ज्यादा श्रेष्ठ, साम्रांत, कुल, गोत्र को मानने वाला, बड़े लोगों का आदर करने वाला, आप में गुरुत्व की कमजोरी है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में कमजोर हो सकता है क्योंकि 0 डिग्री के हैं। इनके पास बल कम है। किसी भी शुभ ग्रह से कोई प्रभाव इनको नहीं है। पापकर्त्री में भी हैं। नवमांश कुंडली में भी राहु के संपर्क में, दशमांश कुंडली में भी राहु के संपर्क में। इस कुंडली में गुरु तत्व कमजोर है। बल दीजिए, मंदिर जाइए, एकादशी करिए, सूर्यार्घ, नारायण कवच का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आदि आदि चीजें करते रहने की आवश्यकता है। ब्राह्मणों को दान और किसी के साथ भी व्यवहारिक संबंध बनाए, व्यापारिक न बनाए। ये गुरु के बाद आपकी कुंडली में शुक्र पे बात करूंगा। वो बहुत अच्छा है। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक रहेगा। अगर वो नीच के ग्रह के साथ नहीं बैठे होते तो ठीक होता। यहाँ पे भी शुक्र कम से कम मित्र की राशि में बैठे हैं, हालांकि यहाँ पे वो मित्रवत नहीं हो रहे। और यहाँ पे शुक्र जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो पत्नी के ससुराल से भी, मतलब पत्नी के मायके से, आपके ससुराल से भी फायदे मिलने के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में काम से मन लगा रहेगा और काम में मन लगा भी रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको आपके काम से सुख भी मिलता रहेगा और काम से धन भी मिलता रहेगा। इस कुंडली में अभी के हिसाब से मैं अगर बात कहूं तो शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी धन है और व्यक्ति को खुद के रोजगार से कोई भी धन मिलेगा। इस कुंडली में जमीन जायदाद की खरीद बिक्री, स्टेशनरी, बुक शॉप, कपड़ों का, और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर आप चाहें तो जो मैं बता रहा हूं उसके आधार पर फर्नीचर और बिल्डिंग मटेरियल, इस तरीके का काम, साथ ही साथ बच्चों के स्कूल से संबंधित कोई भी कारोबार और जमीन की खरीद बिक्री, चल अचल संपत्ति बनाने वाला काम, और इसके साथ साथ स्टेशनरी ये भी चलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में क्रॉकरी का बिजनेस भी बहुत अच्छा रहेगा, ये काम भी चलेगा। कपड़ों का कारोबार इस कुंडली में भी ठीक ठाक है। खाने पीने से संबंधित भी चीजें आपकी कुंडली में बनेंगी। ये आपकी कुंडली है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। नक्षत्रों के आधार पे तो मैंने बात बताई, पर इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि गुरु चाहे कितने ही कमजोर हो रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा के बलवान और अवस्थागत उनकी स्थिति अच्छी होने के कारण उनको फल देना ही होगा। आपकी कुंडली में सूर्य की दशा बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर कह दूं तो निश्चित रूप से कर्म क्षेत्र से सुख मिलेगा, धन का सुख है। और सूर्य, चंद्रमा, राहु, शुक्र, शनि, इनकी दशाएं आपके जीवन में पराक्रम करा करके धन देने वाली होंगी। इसके अतिरिक्त गुरु, मंगल और बुध की जो दशा आएगी वो आपको भाग्य का सुख देंगी, संतान का सुख मिलेगा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका मन स्थिर रहेगा। इन दशाओं में सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर नहीं है तो निस्संदेह सारे ग्रहों को परिणाम देना ही पड़ता है, और अगर वो ठीक है तो निस्संदेह सारे ग्रह परिणाम देंगे। ये आपकी कुंडली है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं। इस कुंडली में पिता और माता का बल बहुत अच्छा है, उनसे अपने संबंध अच्छे बना करके रखिएगा। आपकी कुंडली में वाहन वगैरह का सुख निश्चित रूप से है और अपने नाम पे आप वाहन और भूमि भी खरीद सकते हैं। इस कुंडली में कमजोर दशाओं में से जब किनकी दशाएं चलेंगी तो कमजोरी होगी। चंद्रमा में मंगल, मंगल में बुध, मंगल में चंद्रमा, चंद्रमा में बुध, बुध में शुक्र, बुध में मंगल, बुध में शनि, शनि में मंगल, ये सारी दशाएं जो रहेंगी वो कष्ट वाली हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त बता दूं तो अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है उसके आधार पे राहु और केतु 50% आपके पक्ष में अच्छे परिणाम करेंगे और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम करेंगे। शुक्र और शनि में से शुक्र का बल ज्यादा रहेगा, शनि का बल थोड़ा कम होगा, मतलब दशाओं में भी।
गुरु और बुध में से इन दोनों को ही ठीक करना है। आप अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। आप अच्छे इंसान उतने नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए। अपनी अच्छाई बढ़ाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध कमजोर होते हैं उस पर विश्वास करना कठिन होता है और वो व्यापारिक होता है। गुरु और बुध का अर्थ होता है गुरुजनों का आदर, किसी के साथ भी संबंध अच्छा विकसित करना, अपनी वाणी को और भी ज्यादा लोच प्रदान करना। आपकी इंसानियत पे मैं संदेह तो नहीं करूंगा, पर गुरु और बुध जब कमजोर होते हैं तो निस्संदेह सच्चाई और बुराई के, अच्छाई और बुराई, अच्छे और गलत कामों के बीच में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता और सामने वाले को कई बार समझ नहीं पाता है। उद्वेगी और गर्म स्वभाव के कारण कई बार किसी का भी अनादर कर बैठता है। बुध अगर कुंडली में कमजोर होंगे, मृतप्राय होंगे, तो निस्संदेह व्यक्ति नारायण की भक्ति करता है, पर अभिमान से युक्त होकर के करता है। इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।